साथियों, एक मजबूत देश वही होता है जिसकी जनता हर सवाल का जवाब अपने तरीके से ढूंढती है। हमारी सरकार ये कह रही है डिमोनेटाइजेशन स्कीम से ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, लेकिन असलियत इसकी कुछ और है। और वो असलियत जनता के सामने लेके आना जिम्मेदारी सरकार की बनती है, लेकिन सरकार उस जिम्मेदारी से भाग रही है। तो ये हमारी जिम्मेवारी है कि उस सच्चाई को हम जनता के सामने लेकर आए। साथियों, ये बात हम अपने पहले वाली वीडियोस में ही क्लियर कर चुके हैं कि इस डिमोनेटाइजेशन स्कीम का काले धन वापस लाने से कोई लेना देना नहीं है। और वो वीडियो आप हमारे यूट्यूब के युवा क्रांति के चैनल पर जाकर भी देख सकते हैं। लेकिन सवाल अब ये उठता है कि आखिर इसकी सच्चाई क्या है। ये डिमोनेटाइजेशन स्कीम के पीछे असली उनका क्या इरादा है काम करने का, असली वो क्या करना चाहते हैं हमारी सरकार। देखिए, हिंदुस्तान के बड़े बड़े बैंकों का 6 लाख करोड़ रुपया बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेज ने लोन पर ले रखा है। वो 6 लाख करोड़ रुपए का लोन वो कॉर्पोरेट हाउसेज चुका नहीं पा रहे हैं। अनिल अंबानी की रिलायंस ग्रुप ने 1,25,000 करोड़ का लोन ले रखा है बैंकों से। उसके बाद अनिल अग्रवाल जो कि वेदांता के मालिक हैं, उन्होंने 1,03,000 करोड़ रुपए का लोन ले रखा है। उसके बाद एसआर ग्रुप है, उसने 1,01,000 करोड़ का लोन ले रखा है। उसके बाद अडानी ग्रुप है, अडानी ग्रुप ने 96,000 करोड़ का लोन ले रखा है। ऐसे चलती जाएगी, फहरिस्त बहुत लंबी है। तो कुल मिला के हमारे बैंकों का 6 लाख करोड़ रुपया इन कॉर्पोरेट हाउसेज के पास है और ये वापस उसको चुका नहीं रहे हैं। इससे हमारे बैंकों के पास पैसा खत्म हो गया है, बैंकों के अंदर कोई भी पैसा नहीं बचा है। और जब किसी भी देश के अंदर, किसी भी देश के बैंकों में अगर पैसा ना बचे तो वो देश इकोनॉमिकली कोलैप्स कर जाता है। जैसे 2008 में अमेरिका के साथ हुआ कि वहां के लेमन ब्रदर्स कंगाल हो गया। अब अगर आप पिछली 3 रिपोर्टें भी देखेंगे तो मूडीज जो रेटिंग एजेंसी है दुनिया की, उसने कहा कि हिंदुस्तान के बैंकों के अंदर 1,25,000 करोड़ रुपए को इमरजेंसी में जल्दी से जल्दी डालने की जरूरत है, नहीं तो बैंक कंगाल हो जाएंगे सारे। अब दूसरी रिपोर्ट देखेंगे कि इसी साल अप्रैल में हमारे वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इमरजेंसी में 23,000 करोड़ रुपया बैंकों के अंदर डाला। तीसरी बात आप जो रिपोर्ट देखेंगे, हरीश दामोदरन जो जानकार है इन मामलों के, उनकी 1 मई 2016 को इंडियन एक्सप्रेस में एक रिपोर्ट छपी है। उनमें उन्होंने कहा है कि 2016 का जो वित्तीय वर्ष खत्म हुआ मार्च के अंदर 2015-2016 का, उसमें बैंकों के अंदर जो जमा राशि की इंक्रीमेंट थी वो सिर्फ 9.9% थी। और ये इंक्रीमेंट 1962-1963 के बाद से सबसे कम है। पिछले 55 सालों में ये सबसे कम इंक्रीमेंट बैंकों के अंदर पैसा आने की रही है। तो इन चीजों से साफ हो जाता है कि हमारे बैंकों के पास कोई भी पैसा नहीं बचा था। तो सरकार ने क्या किया, सरकार ने स्कीम लेके आ गई। सरकार उन्होंने कहा 500,000 के सारे नोट आप हमारे पास जमा करवा दीजिए। देखिए, जितनी भी टोटल करेंसी हमारे पास सर्कुलेशन में थी हमारे मार्केट में, उसमें से 86% 500 और 1000 के नोट थे। टोटल मिला के लगभग 14,83,000 करोड़ रुपए की वैल्यू की करेंसी 500 और 1000 की फॉर्म में देश के अंदर सर्कुलेट कर रही थी। तो सरकार ने क्या कहा कि अभी 500,000 के नोट हमारे पास दे दीजिए। सरकार ने उसको अलग अलग तरीके से जनता को बहकाया कि इससे काला धन ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो कुछ नहीं होने वाला है। तो बैंकों के पास 15 लाख करोड़ के आसपास रुपया बैंकों के पास पहुंच जाएगा। अब देखिए, मजेदार बात यहां पे ये है कि उनके पास पैसा बहुत आ रहा है, लेकिन बाहर निकलने पर उन्होंने लिमिट लगा दी। कभी उसको 4,000 रुपया कर देते हैं, आज उसको 2,000 रुपया कर दिया, डेली उसको बदलते रहते हैं। तो अभी तक जो आंकड़े हैं, खुद गवर्नमेंट के बैंकों के आंकड़े हैं, अब तक बैंकों के पास लगभग 5 लाख करोड़ रुपया आया है। इस स्कीम के लॉन्च होने के बाद लगभग 5 से 6 लाख करोड़ रुपया, उससे भी अब ज्यादा हो गया होगा, ये 2 दिन पहले के आंकड़े हैं। इतना पैसा, इतना रुपया उनके पास 5 से 6 लाख करोड़ रुपए आया है। लेकिन जो बैंकों ने दिया है वो सिर्फ 70 से 75,000 करोड़ दिया है। ये समझिए आप। तो उससे जितना उन्होंने बैंकों ने दिया है उससे 7 या 8 गुना ज्यादा रुपया उनके पास आया है। अगर आप अलग अलग आंकड़े देखेंगे कि 15 जिस हिसाब से सरकार रुपए बांट रही, जिस हिसाब से सरकार ने लिमिट लगा दी है पैसे लेने के ऊपर, उस हिसाब से 30 दिसंबर तक मैक्सिमम पूरा देश लगभग 3 से 4 लाख करोड़ रुपया ही बैंकों से निकाल सकता है। लेकिन बैंकों के अंदर कितना आ रहा है? 15 लाख करोड़ के आसपास। तो ये जो 11 लाख करोड़ बचे बैंकों के पास, इसका क्या किया जाएगा? सवाल ये है। इस रुपए को दोबारा से बड़े बड़े उद्योगपतियों को दिया जाएगा। ये समझिए आप इस खेल को। अगर अभी आप देखें
कल की जो खबर आ रही है कि विजय माल्या का 1200 करोड़ रुपए का किंगफिशर के ऊपर जो लोन था उसको राइट ऑफ कर दिया गया है। राइट ऑफ का मतलब सरल भाषा में होता है कि सरकार और बैंक ये मानने लग गए हैं कि उस लोन को वो वापस नहीं ले सकते हैं। अब सरकार अगर किसी को लोन देकर ये मानती है कि वो उसे वापस नहीं ले सकती है तो एक तरीके से वो बैंक माफ हो गया, और जो लोन उस बैंक ने दिया वो माफ हो गया। कल कुल मिला के 63 लोगों का लगभग 7,000 करोड़ रुपए का इस तरीके से लोन राइट ऑफ कर दिया गया। तो बैंकों के पास जो पैसा बचा नहीं था उधार देने के लिए, लैंड करने के लिए, लोन देने के लिए, वो आपको इसको बहका के वो सारा पैसा उन्होंने ले लिया। आपका 15 लाख करोड़ रुपया है वो बैंकों के अंदर चला गया, और अब उस रुपए से दोबारा उद्योगपतियों को जो पहले ही 6 लाख करोड़ रुपया हमारे देश का लेकर बैठे हैं, उन उद्योगपतियों को अब दोबारा से रुपया दिया जाने लग गया। एक तरीके से जो ये 1200 करोड़ माफ किया गया, और जो सभी लोगों का जो ये टोटल 63 पीपल का जो 7,000 करोड़ रुपया माफ हुआ है, ये अपने आप में सरकार की मंशा को बिल्कुल क्लियर कर देता है। सरकार झूठ पर झूठ बोल रही है, लेकिन किसी ने सही कहा है, एक झूठ छिपाने के लिए आपको 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। मैं एक उदाहरण देता हूं आपको। सरकार कह रही है कि हम 6 महीने से नोट को प्रिंट कर रहे हैं, लेकिन 4 सितंबर तक तो रघुराम राजन गवर्नर रहे थे, लेकिन किसी भी 2000 के या किसी भी नए नोट पर रघुराम राजन के एज ए गवर्नर हस्ताक्षर नहीं है। तो ऐसा कैसे हो सकता है? अगर सरकार की माने 6 महीने पहले ये शुरू हुए थे तो ये मई या अप्रैल में शुरू हो गए थे, और 4 सितंबर तक रघुराम राजन गवर्नर रहे थे, तो उनके हस्ताक्षर क्यों नहीं है? तो सरकार ये अपने आप, जो सरकार ने एक झूठ बोला, सरकार उसके लिए लगातार 100 झूठ बोलती जा रही है। 100 झूठ उनको बोलने पड़ेंगे और सरकार अपने इस चक्कर में खुद ही फंस जाएगी। कुछ लोग कह रहे हैं कि लिमिट इसलिए लगाई है 4,000 या 2,000 रुपए निकालने पर कि इतने नोट प्रिंट नहीं हुए। अरे भाई, किसको बेवकूफ बना रहे हैं? आपके पास 3-3, 4-4 फैसिलिटी है नोट प्रिंट करने की, लेकिन आप सिर्फ एक जगह नोट प्रिंट कर रहे हैं, और खुद आप कह रहे हैं 6 महीने से प्रिंट कर रहे हैं। अगर ज्यादा नोट भी आप प्रिंट कर सकते थे, लेकिन ये पूरा खेल ये है, ये कोई कम प्रिंट होने का कोई सवाल नहीं है। ये पूरा खेल ये है कि बैंकों को अपने पास पैसा रखना है। आपसे लिया 15 लाख करोड़, निकालेंगे सिर्फ 3 या 4 लाख करोड़, और जो बाकी 10-11 लाख करोड़ रुपए बचा, जो बैंकों को सख्त जरूरत थी, बैंक कंगाल हो चुके थे, क्योंकि अपना 6 लाख करोड़ रुपया कॉर्पोरेट हाउसेज के हाथों डुबा के, तो 11 लाख करोड़ उनके पास बचा, और उस 11 लाख करोड़ का इस्तेमाल करके अब दोबारा से कॉर्पोरेट हाउसेज को वो 11 लाख करोड़ में से भी दिया जाएगा, जिसकी शुरुआत कल हमारी सरकार कर चुकी है। तो मेरी देशवासियों से अपील है, आप सारी चीजों को जानिए, आप सवाल करना शुरू कीजिए। अगर सवाल नहीं करेंगे आप, तो ऐसे ही आपकी पिटाई होती रहेगी। आखिरी बात साथियों, हमारे देश के लगभग 30 लाख जो ट्रक है हमारे देश में अभी रजिस्टर्ड, उनमें से 90% ट्रक जहां है वहीं पे खड़े हो रखे हैं ये डीमोनेटाइजेशन स्कीम के आने के बाद। तो अब जब गुड्स का आदान प्रदान एक दूसरी जगह से नहीं हो रहा है, तो निश्चित रूप से अब महंगाई बढ़ने वाली है, और जब चीजों की कमी होगी तो महंगाई बढ़ेगी। तो अब आपको जो आज एक ट्रेंड चला हुआ है देश के अंदर कि सब कुछ एक देशभक्ति के लिफाफे में लपेट कर दिया जाता है, तो ये महंगाई भी देशभक्ति के लिफाफे में लपेट कर ही आपके ऊपर थोपी जाएगी, और अब महंगाई से भी आपको जूझना पड़ेगा। तो साथियों, सवाल उठाइए, सरकार से सवाल उठाइए। अगर सवाल नहीं उठाएंगे आप, तो इसी तरीके से आपका शोषण होता रहेगा, और इसी तरीके से इमोशनल बातें करके नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं इमोशनल हो गए, भावुक हो गए। अरे मोदी जी, जो आप भावुक हुए उसके प्रति हमारी संवेदनाएं आपके साथ हैं, लेकिन देश भावुकता और संवेदनाओं से नहीं चलता है, देश सही निर्णयों से चलता है। अगर भावुकता देखनी है तो उन अनेक परिवारों की देखिए जिनके लोग इस डीमोनेटाइजेशन स्कीम की वजह से मर चुके हैं। अगर भावुकता देखनी है तो उन लोगों की देखिए जिनका 15-15, 20-20 हजार करोड़, जिन किसानों 15-15 हजार रुपया, माफ कीजिएगा, जिन किसानों का 15,000 रुपया आप माफ नहीं करते हैं, और उसकी वजह से उन्हें सुसाइड करना पड़ता है उन किसानों को, लेकिन आप 6 लाख करोड़ रुपया बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेज का माफ कर देते हैं। तो आप भावुकता उनकी भी देखिए। तो साथियों, ऐसी भावुकता के उस चक्कर में मत फंसिए, सवाल उठाइए, दिमाग से सवाल उठाइए, और अपनी सरकार से उनका जवाब मांगिए।